ये चलती रहेंगी जहाँ पर भी, चाहे 10 आदमी हो, 20 आदमी हो, 500 आदमी हो, कितने भी हो, ये हम पूरे देश में करेंगे, जिससे समाज में जागृति भी आएगी और उनका वो भी होगा। लास्ट इस पर थोड़ा सबको, हालांकि सभी इम्पोर्टेंट हैं, लार्ज मास गैदरिंग ऑन रोड्स टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द हार्मफुल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, contrary orders passed by the higher judiciary against the violence, etc., and to fight for the safety of the Constitution of India and the constitutional rights of the citizens, and preparation for a large rally in Delhi in the month of November or December. उसकी तैयारी अभी से करनी चाहिए हम सब लोगों को। ये हमारा प्रपोजल है, सब लोगों की ओपिनियन लेकर के, कि कम से कम अभी 3 महीने का टाइम है, दिसंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक में एक रैली होनी चाहिए इन ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के, जिससे कम से कम किसी की भी गवर्नमेंट हो उसकी नोटिस में जाए, पूरे देश में जाएगा, तो ये होना चाहिए। तो अध्यक्ष जी, इन सब चीज़ों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, और जो देश में घटित हो रहा है वो आपको भी, यदि हम उस पर चले जाएं तो बहुत लंबी, 1 दिन लग जाएगा पूरा बताने के लिए, बहुत लंबी बातें हैं। अभी भी देखो, एक लड़का है नीरज पटेल, ओबीसी का है, बहुत अच्छा बोलता है और वो पत्रकार भी है, वो डेली कहता है, देखिए हम अब भी सो रहे हैं, इतना करीब 85% हम हैं पूरे देश में, लेकिन सो रहे हैं। कैसे सो रहे हैं भाई? क्या फॉल्ट है प्रशांत कनौजिया का? वो एक काम कर रहा था, ही हैज बीन अरेस्टेड, अभी 1 हफ्ते का अरेस्ट कर लिया गया। यानी आप आवाज़ उठाओगे, यू शैल बी अरेस्टेड, ठीक है। क्या हनी बाबू प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसकी वाइफ भी प्रोफेसर है, ओबीसी की आवाज़ उठाता रहा, कोई ओबीसी का बंदा उसके प्रोटेक्शन में नहीं आया अभी तक रोड पर। तो हम सब सो रहे हैं। आनंद तेल तुंबड़े, जो प्रकाश अम्बेडकर का सन इन लॉ हैं, ही हैज बीन अरेस्टेड, एक लर्नर आदमी, समाज की बात करने वाला, ठीक है। उसी तरह से कितनी एट्रोसिटी डेली हो रही हैं। अभी प्राचा साहब बताएंगे, एक FIR इनके खिलाफ भी हो गई है, क्योंकि जो फील्ड में निकलेगा, हम निकलें, चौधरी साहब निकलें, कोई भी निकले, तो उसके खिलाफ हो जाएगा। लेकिन डरने से काम नहीं चलेगा, ये डरते रहेंगे तो दूसरा डराने वाला और डराता रहेगा। हो जाए ये होता रहा है, हमने तो हमेशा इसे बर्दाश्त किया है, बियर किया है, आदत बन गई है। लेकिन ये ज़्यादा लंबा समय तक नहीं चलेगा, क्योंकि उस समय जब बाबा साहब अकेले इस देश में मूवमेंट चला रहे थे, अकेले, कोई भी नहीं था उस समय, उनके प्रोटेक्शन में कोई संविधान भी नहीं था। आज हमारे प्रोटेक्शन में भारत का संविधान है, जो बाबा साहब देखे गए हैं। कम से कम उसके माध्यम से उसको ढाल बना करके हम आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे, ठीक है। अब हम सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि संविधान को किसी भी तरह का कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। लेकिन ये क्या, बहुत चालाक लोग हैं, वो ये कभी नहीं कहेंगे कि हम संविधान को चेंज कर रहे हैं या दूसरा संविधान बना रहे हैं या कुछ, उसके विपरीत काम करते रहेंगे। अभी देखा आपने प्रशांत भूषण साहब का, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का केस बना दिया, नोटिस दे दिया, जवाब दिया, ठीक है। आज से 1 साल 1.5 साल पहले, 2 साल पहले CS कर्णन साहब, ही वाज द जज, नॉट ए ऑर्डिनरी पर्सन, जज थे। उन्होंने कंप्लेंट की, शिकायत की, एलिगेशन लगाए। क्या उन एलिगेशंस को सत्यापित किया गया? उन पर कोई कंसिडरेशन हुआ? नहीं, एक्स पार्टी कर दिया गया उनको, और उनको 6 महीने के लिए जेल में भेज दिया। सबसे बड़ा सेक्रीफाइस किया है हमारे समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए, इस देश के अंदर आज की परिस्थितियों में, तो वो व्यक्ति है CS कर्णन, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने झुका नहीं। माफ़ी की बात वहाँ भी चली थी कि माफ़ी मांग लो, ये क्या बात की, हमने जो एलिगेशन लगाए हैं वो सही हैं, आप उनको कंसीडर कीजिए, माफ़ी नहीं मांगी। यही पोजीशन आज है प्रशांत भूषण के सामने। सुप्रीम कोर्ट के जज मिस्टर मिश्रा कहते हैं माफ़ी मांग लो, कुछ अपोलॉजी, तो फिर नरम हो जाएंगे। भाई व्हाट फॉर, हमने क्या गलत कह दिया? यही तो कहा है। वो तो CGI पर का चालान होना चाहिए था, बगैर हेलमेट के आप जाएंगे, पुलिस वाले पकड़ लेंगे, चालान हो जाएगा आपका। वो मास्क भी नहीं लगाया था। अभी मैं देखता हूँ डेली मयूरबाग फेज 3 में
वो पुलिस वाले शाम को आ जाते हैं, वैसे मिलिट्री टाइप के, यदि मास्क नहीं है गाड़ी रोकेंगे, चालान आपका कर देंगे। ठीक है भाई, उसका चालान क्यों नहीं हुआ? उसने जो रूल बनाया गवर्नमेंट का ही रूल है, उसको ब्रोक किया। ठीक है, हेलमेट भी नहीं था, वो भी नहीं था, गाड़ी किसकी थी नोबडी नोज। ठीक है, वो गाड़ी बंद क्यों नहीं की गई? तो ये इस तरह का सीजीआई होने का मतलब ये नहीं है कि सारा का सारा कानून को ओवर रूल करते हुए जस्ट लाइक ए डिक्टेटर वो अपना काम करेगा है और दूसरों को डराने का काम। ये काम क्या हुआ? जो प्रशांत भूषण का पर एक्शन हो रहा है, ये सारे के सारे बार को ही नहीं पूरे देश को टेरराइज करने का काम किया गया है कि तुम हमारे खिलाफ नहीं बोल सकते किसी कंडीशन में। हम कुछ भी करते रहें, कोई नहीं बोल सकता। हम कुछ भी करते रहें, ये कब तक बर्दाश्त करोगे? अभी आपने देखा 2 साल पहले 2 जजों का मामला आया था सुप्रीम कोर्ट का कि वो कोई लड़की थी, काम कर रही थी वहाँ पर, तो असली हरकतें की वो किया, उसके बाद उनको वो दबा दिया गया। वही मामला इसके पीछे भी आया था रंजन गोगोई के, वो भी दबा दिया गया। तो व्हाट इज दिस? सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है तो कम से कम उसकी एज 60 साल की तो होती है, लगभग 55-60 से कम नहीं होता, ज़्यादा ही होता है। तो वहाँ ये सब कुछ हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं, कोई एक्शन नहीं किसी तरह का, कहीं से कोई वॉइस नहीं उठ रही है। ये सब वॉइस आपकी रेज होगी। ऑल इंडिया बहुजन एकता मंच इस वॉइस को रेज करेगा, जो भी इनको करना है कर लें। वी आर फाइटिंग फॉर द राइट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम कानून के दायरे में काम करेंगे, हम कानून से हटके नहीं करेंगे। ये देश हमारा है, बहुजनों का देश है। हम रत्ती भर कोई नुकसान, सरकारी नुकसान या किसी तरह का नहीं करेंगे, क्योंकि देश हमारा नुकसान होगा और नहीं होने देंगे किसी तरीके से। ये तो कभी भी कुछ कर देते हैं, बस जला दी, कुछ भी कर दिया, कुछ भी कर दिया, इस तरह से करते हैं। हु इज़ गिल्टी? एक बात और, जस्टिस लोया मर्डर हुआ, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट ने कोई किसी तरह का एक्शन, नो एक्शन एट ऑल, मर गया, कोई बात नहीं, किसने मारा, कोई एक्शन नहीं किसी तरह का। आज की हालत ये है कि आप सरकार के विरुद्ध कुछ कहो, विरुद्ध नहीं, आप सही बात कहो न्याय की, आप देशद्रोही हैं। यू शैल बी ट्रीटेड जस्ट लाइक ए ट्रेटर इन द कंट्री, ट्रेटर इन द कंट्री। और सुप्रीम कोर्ट के देखिए ये राइट है, राइट टू स्पीक, सबको राइट है बराबर का बोलने का, उसे कोई बंद नहीं कर सकता। बाबा साहब ने दिया है, संविधान में लिखा हुआ है, ठीक है। किसी भी ऑर्डर के बारे में आप अपने मत व्यक्त कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट लगा हुआ है कि नहीं, आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल सेक्शन 11, बट इज द डेफिनेशन ऑफ जज, जज तभी ट्रीट किया जाएगा जब वो जज की कुर्सी बैठा हुआ है, अदरवाइज नॉट। तो उस समय जब CAI बाइक चला रहा था उस समय, तो तब तो जज नहीं था, हेलमेट नहीं था, वो नहीं था, चालान होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था। तो जज की डेफिनेशन पे आ जाइए। हाँ, यह जज अपनी चेयर पे बैठा हुआ है, उसमें कुछ एक्शन कर रहा, काम कर रहा है, उस समय यदि कोई उसके खिलाफ बोलता है, मानहानि करता है, कुछ भी करता है, तो उसमें आप कंटेम्प्ट कोर्ट लगा सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पर तो लागू नहीं होता। इस एक्ट से सुप्रीम कोर्ट क्या शो करना चाहता है हम सबके सामने कि नहीं, तुमको कोई राइट नहीं, तुम नहीं बोल सकते इसके खिलाफ, यदि बोलोगे तो जेल जाओगे। तो यानी सुप्रीम कोर्ट जो हमारे देश की सबसे बड़ी एक पंचायत है, वो हमारे देश के लोगों को, सिटीजन्स को टेरराइज करके रखना चाहती है। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी कंडीशन में, और हम कोशिश कर रहे हैं अपने देश के ज़्यादा से ज़्यादा लॉयर्स को इकट्ठा करने के लिए। कल आप बंडे करेंगे प्राचा साहब, 3, 4, 5 लोग आए बिहार से, वहाँ के 3-4 जिलों के वकीलों से बात कराई, उन्होंने कहा सर हम साथ हैं किसी तरीके से, तो वो काम करने लगे वहाँ पर। तो इस तरह से ये काम ऑल इंडिया बहुजन एकता मंच का केवल मतलब ये नहीं है कि हमने यहाँ मीटिंग कर ली, दैट्स ऑल, चाय पकौड़े खाए चल दिए, नो, वी आर गोइंग टू टेक एक्शन अगेंस्ट द एट्रोसिटी, अगेंस्ट इनजस्टिस इन द कंट्री। वो इनजस्टिस आपके खिलाफ हो, हमारे खिलाफ हो, किसी खिलाफ हो, हम उसका विरोध करते हैं, करेंगे, और उसका तब तक करेंगे जब तक वो समस्या सॉल्व नहीं हो जाती। अब आइए आप EVM, वोट डालना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हमको पता होना चाहिए कि हमने वोट छलेरिया साहब को दिया है, तो हमारा वोट छलेरिया साहब को जाना चाहिए, लेकिन वो गोलमोल होता है, पता नहीं लगता, वो चला जाता है सिद्दीकी साहब को, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, ये गड़बड़ हो गया, क्योंकि हमने वोट तो किसी को दिया, चला गया कहीं। तो ये हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और इस राइट के लिए हमको फाइट करना ज़रूरी है। हम इसके लिए इसी सप्ताह में, जो आने वाला सप्ताह है,
एक मेमोरेंडम तैयार कर लिया है, आपको मैं दिखाऊंगा प्राचा साहब, आपको भी दिखाऊंगा डॉक्टर साहब। सब लोग बुद्धिजीवी हैं, कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जितने लोग आए हुए हैं कोई ऑर्डिनरी आदमी है, सारे के सारे बुद्धिजीवी लोग हैं। आर कुड़ी साहब आए हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के बहुत काम किया है, इनकी डॉटर भी है वहाँ पर, बातचीत हमारी होती रहती है आए दिन, और दूसरे तीसरे दिन हो ही जाती है किसी तरीके से। एक मेमोरेंडम उनको दिया जाएगा, कहीं भी मेमोरेंडम देने जाते हैं तो कम से कम 5 लोग होंगे, एक आदमी नहीं होगा, 5 आदमी होंगे। मेमोरेंडम दिया जाएगा, उनको टाइम दिया जाएगा 15 डेज का, 1 मंथ का, इससे ज़्यादा नहीं। आप इसका रिप्लाई में क्या देंगे क्या नहीं, उसके बाद वहाँ धरना प्रदर्शन जो कुछ भी करना है वो जैसी ओपिनियन बनेगी वो किया जाएगा। भाई वोट देना मेरा संवैधानिक अधिकार है, आप उसमें हमको साइंस पढ़ाओ या गणित पढ़ाओ या कुछ भी पढ़ाओ मशीन लेकर के, वो हमें उससे मतलब नहीं है कुछ भी। पूरे वर्ल्ड के अंदर आज ईवीएम फेल है, कहीं ईवीएम से चुनाव नहीं होता, अमेरिका में नहीं होता, इंग्लैंड में नहीं होता, इंडिया में होता है। क्यों भाई? तो वो उसी के आधार पर आपके वोट की, आपकी जो इंडिया के सिटीजन्स हैं उनकी कोई वैल्यू ये गवर्नमेंट नहीं समझती, क्योंकि ईवीएम उनके पास है। आप वोट दो मत दो, उनकी सरकार बन जाएगी। मोदी ने क्या कहा था पार्लियामेंट के चुनाव होने से पहले, अब की बार 300 पार, इट वॉज द इंडिकेशन टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि 300 पार करना किसी तरीके से। बी साइलेंट, आप कुछ नहीं कहोगे। एक कमिश्नर था, उसे भेज दिया गया बाहर, वहाँ से वो चीफ बनने वाला था, क्योंकि वो उसने मोदी के और इसके इलेक्शन को क्लीन चिट नहीं दी। तो ये वहाँ पर हो रहा है, उनकी मजबूरी ये है। दूसरा, हमारे देश की आबादी है इस समय 135 करोड़ समथिंग, चाइना की आबादी है 139 करोड़ समथिंग, केवल 3 करोड़ का डिफरेंस है। चाइना की जो संसद है उसमें 2900 समथिंग रिप्रेजेंटेटिव हैं। इसी तरह अमेरिका की है, मैंने एक पोस्टिंग डाली थी, उसमें पूरे वर्ल्ड का 13 कंट्रीज़ का वो दिया हुआ था। हमारे देश की जो आबादी है उसको रिप्रेजेंट कितने करते हैं? 795 लोग, 250 राज्यसभा के मेंबर और 545 लोकसभा के मेंबर। जबकि चाइना की आबादी है उसको इसके मोर देन 4 टाइम, 4 गुने से ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए हम नहीं जान पाते मेरा एमपी कौन है, वो आता भी है नहीं आता है, हमारा प्रतिनिधित्व कोई होता ही नहीं है, हम उसे जानते ही नहीं है जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि उसे हमारे वोट की ज़रूरत नहीं है, वो कहीं आया मीटिंग करके चला गया। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी है, ये मुद्दा है जो आप लोगों को नोटिस में मैं ला रहा हूँ। पूरे डाटा निकाल करके नेट से, गूगल से मैंने वो कन्फर्म है, किसी तरह का कोई वो नहीं है। संविधान के अनुसार जिस तरह यूपीपीएससी में सिलेक्शन होता है उसी तरह से अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हायर जुडिशरी में जजों के अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। क्या मेरिट हैं? पहली मेरिट है ब्राह्मण बनिया होना चाहिए, उसमें भी दूसरी मेरिट है कि ब्राह्मण बनिया नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए जिसका बाप, पिता, नाना, ताऊ, चाचा, भाई, भतीजा कुछ भी किसी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जज हो, उस परिवार का होना चाहिए। किसको न्याय मिलेगा? हमको न्याय मिलेगा, आपको नहीं, किसी को न्याय मिलने वाला नहीं है। हम कितने विद्वान हो जाएं फिर भी फाइलें लटका के घूमते फिरेंगे, हम हाई कोर्ट के जज नहीं बन सकते, क्योंकि वहाँ पर कोई मेरिट नहीं है किसी तरह की, और वहाँ नॉमिनेट किया जाता है। किसको नॉमिनेट कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको, कुछ भी कहते रहिए। गवर्नमेंट वहाँ तमाशा करती है जा करके। अभी आपने देखा 4 महीने वो बहस चली थी इसी पर, सुप्रीम कोर्ट नहीं माना, गवर्नमेंट बैक हो गई। लेकिन वो हमारा राइट है, गवर्नमेंट बैक हो गई हो जाए, हम उसको कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू अस, दिस प्रॉब्लम रिलेटेड टू अस, हमारी ये प्रॉब्लम है। भाई देश सबका है, भाई सेकुलर कंट्री है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, इक्वल राइट होना चाहिए, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ राइट है। हम उसको कहाँ मान रहे हैं? कहाँ ये संविधान को मान रहे हैं? अपने मनमाना कर रहे हैं। इसलिए साथियों बातें तो बहुत हैं, लेकिन हम उसमें डिटेल में न जा करके हमारा इतना ही कहना है, इन सब को फेस करने के लिए हम सब जितने भी लोग हैं, चाहे वकील हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, प्राइवेट कर्मचारी हैं, जो भी हैं, जो बहुजन समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, उन सबको एकजुट होकर के, यदि कोई संस्था है अपने संस्था को लेकर के, हम ये नहीं कहते सारे के सारे एक में, जितने भी संस्थाएं हैं सब मिल करके एजुटेशन करेंगे, उनसे कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है। जितने लोग काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कम से कम अवेयरनेस ला रहे हैं। इन चीज़ों को लाने के लिए
इसके लिए एक प्रपोजल आया गुजरात से कि ये इसकी एक मेंबरशिप फिक्स कर दी जाए। इसकी मेंबरशिप फिक्स हुई कितना, 100 रुपीज़ पर ईयर एक व्यक्ति की। जो ऑल इंडिया बहुजन एकता मंच का एक रिक्शा पुलर भी होगा वो भी उसका मेंबर होगा, ठीक है, क्योंकि एक वोट की वैल्यू है पूरी इंडिया में उसमें। इसके साथ साथ ये प्रोग्राम चलाने के लिए आपने देखा दलित दस्तक आता है, उसमें ऊपर लिखा होता है कि आप कॉपरेशन देना चाहते हैं तो इस फंड में भेजें, उसी से चलता है। अकॉर्डिंग टू सोनिया गांधी इनको कितना मिलता है, जो मोदी मीडिया है 1500 करोड़ रुपए पर ईयर तो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। इसके अलावा ऐड का कितना पैसा आता है उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। जो हम लोग काम कर रहे हैं दलित दस्तक, नेशनल दस्तक, बहुजन पैगाम आदि आदि, इनको कौन करता है, वो सब आप लोगों पर डिपेंड करता है, आप लोगों को डिपेंड करता है। तो उसमें कर्नल साहब हैं, एमडी साहब हैं, बहुत सारे सब लोग से बात होती रहती है। उनका पिछली मीटिंग में यही हुआ था कि भाई जो लोग कैपेबल हैं कम से कम 500 रुपये पर मंथ उसमें डोनेट करेंगे, जिससे ये प्रोग्राम कभी बंद नहीं होगा। जिसमें इसमें 4-5 लड़के काम करते हैं, उनको सैलरी देनी पड़ती है, सैलरी नहीं देंगे वो काम नहीं करेंगे, तो उसके लिए वो ज़रूरी है। तो उसके लिए भी एक व्यवस्था बनाई गई है जो बिल्कुल पारदर्शी है, किसी तरह का उसमें वो नहीं है। जहाँ पर हम ये जो बार राइटिंग का, धरना प्रदर्शन का काम कराएंगे, रैली का, उसके लिए मोटे पैसे की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए जो लोग सक्षम हैं वो उसके लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एक व्यवस्था बनाई जा रही है। परमानेंट इसको चलाने के लिए ये होना ज़रूरी है। तो बातें तो बहुत हैं, क्योंकि हमें सुनना भी है, उन्हीं सुन कर के फिर कल उसकी पोस्टिंग बनानी है और भी कुछ काम करना है। तो इसलिए मैं अपनी बातों को यहीं पर रोकता हूँ और अध्यक्ष जी से अब निवेदन करूँगा कि वो उन व्यक्तियों को, उन महान भावों को, उनकी बात सुने जो इस संबंध में कुछ कहना चाहते हैं। और मैं भी सुन रहा हूँ और हम समझते हैं कि वो जो व्यूज आएंगे वो हम सबके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे, वैल्यूएबल होंगे और उससे प्रोग्राम कभी रुकने वाला नहीं होगा। इसके साथ एक बात और, जो मेंबर्स बनेंगे इंडिया भर के, उनका एक आई कार्ड भी बनेगा। उसकी कीमत आती मात्र 30 रुपये। तो वो आई कार्ड, जैसे बिहार में कोई आदमी है, पकड़ लिया पुलिस ने, उसके पास आई कार्ड है, फ़ोन नंबर लिखा होगा उस पर, यहाँ का भी लिखा होगा, उसका भी, कम से कम कुछ तो प्रोटेक्शन हो सकता है। वो अचानक उसे पकड़ करके बंद नहीं कर देगा। वो कहेगा भाई कॉन्टैक्ट कर लो, मैं जेन्युइन आदमी हूँ, हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, सिख हूँ, ईसाई कुछ भी हूँ, लेकिन जेन्युइन आदमी हूँ और इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूँ, तो कम से कम प्रोटेक्शन होगा। हमारे लोगों को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है किसी हालत में। इन्होंने टारगेट बनाया फ़िलहाल 2 चीज़ों को, 2 लोगों को। सबसे पहले हिंदू मुस्लिम करके, ठीक, कि जो हमारा मुस्लिम समाज है इसको ये क्या सिद्ध करना चाहते हैं, ये भाई भारत के नागरिक नहीं हैं, ये हमारे दुश्मन हैं, इन्होंने हमेशा अत्याचार किए। क्या किया? जब इतिहास आप पढ़ के देखो, जो आज भारत का मुसलमान है वो हमारा भाई है, वो कहीं अत्याचार नहीं करता, किसी तरह का अत्याचार तो ये करते हैं। तो अपनी बात को छिपाने के लिए वो हिंदू मुस्लिम कह करके आपस में बढ़ाना चाहते हैं। शैलेंद्र यादव का भी एक पोस्टिंग आई कि गौतम साहब इसको ज़रा ध्यान रखिएगा मीटिंग में कि इनकी प्लानिंग क्या हो रही है आरएसएस वालों की। जाटव को यादव से लड़ा दो, यादव को लोधी से लड़ा दो, लोधी को वाल्मीकि से लड़ा दो, मुसलमान को फलाने से लड़ा दो और उसको उससे लड़ा दो। ये आपस में करवाएंगे। कल का आपने देखा होगा चौधरी साहब, एक कैंडिडेट बैठा हुआ क्या है उसे बता दिया वाल्मीकि है, तिलक लगा दिया और वो चंद्रशेखर रावण को गालियां दे रहा है और धमकी दे रहा है कि तूने अपनी माँ का दूध पिया हो तो अयोध्या में आके दिखाना। तो एक दूसरा वाल्मीकि लड़का है, उसने कहा कि भाई आपको तो मैंने कभी देखा नहीं, चंद्रशेखर रावण तो जाता है जहाँ एट्रोसिटी होती हैं, बट आर यू, तुम कौन हो? तो इस तरह का ये माहौल तैयार करने की कोशिश करेंगे। तो हम सब लोगों को सावधान रहना चाहिए इसके लिए और हर जगह अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। ये नहीं किसी ने कह दिया और हम उसी की बात पे चल दिए। तो ये सब चीज़ें हमको समझ में आनी चाहिए और यही चीज़ें समाज में फैलानी चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।